रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, जो भी नए बच्चे हो फिर से सुन लो, आप सिलेबस जरूर देख लो, क्या सिलेबस है सीयूईटी की, क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं जो भी कराता हूँ, जो भी आपको कराऊंगा आज, आप जाके जितने भी आपके पास सोर्सेस हैं, स्टडी मटेरियल है, उससे उस टॉपिक को रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 30, 40, 50 क्वेश्चन जरूर करो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप उस टॉपिक से रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन जरूर करो। आवाज आ रही है पीछे? आ रही है? आप उस टॉपिक से रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन सेट जरूर प्रिपेयर करो। आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। हम टॉपिक यहाँ से करके गए, इसके बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे, सपोज मैंने टॉपिक डिस्कस किया, जैसे मेरा आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति, हमने डिस्कस कर दिया। आप घर गए और आपने 1857 क्रांति से क्वेश्चंस किया, आपने सपोज 20 क्वेश्चंस किया कहीं से। अगर 20 में से आप 10-12 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इट मींस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई भी आप 20 क्वेश्चन अगर आप 1857 की क्रांति से करोगे, 2-4-5 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत टफ होगा या मुश्किल होगा करना। अगर आप 10-12 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन किया और 20 में से आप 2-3 क्वेश्चन तक भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, या तो मेरे पढ़ाने में प्रॉब्लम है या आपके समझने में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन जरूर करो। क्वेश्चन आप लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप टॉपिक डाल दो गूगल पे, आपके पास 50 क्वेश्चन खुल के आ जाएंगे, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम एक ऐप बताया था, शायद आप लोगों को बताया था इसका। Yes, sir. उस ऐप पे आप जैसे ही टॉपिक डालोगे, हाँ मैंने ऐप बताया था कहूट, जैसे ही आप इस ऐप पे ये जैसे ही इस पे डालोगे कहूट, आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन खुल जाते हैं। आप कहूट पे जाके लॉगिन कर लेना, आप उस पर टॉपिक डाल देना 1857 की क्रांति, उस पर 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का सेट तैयार है। और जैसे केबीसी में टाइम चलता है, टाइमर लगता है, वो टिक टिक स्टार्ट हो जाएगा। उतनी देर में आप 4 ऑप्शन होंगे, आप टिक करते चले जाओ, तो आपका 20-30 क्वेश्चन का सेट तैयार हो गया, ठीक है। इतना आपको जरूर करना है। मेरी क्लासेस वीकली होगी, संडे होगी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी वीकडेज में क्लास नहीं होगी, सिर्फ संडे क्लास होगी, ठीक है। संडे में मैं जितना टॉपिक करा जाऊँगा, आपकी ड्यूटी होगी कि आप मेरे नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगा, वीडियो देख लो दोबारा, अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आप रीड कर लो, और रीड करके आप क्वेश्चन जरूर लगा लो, 30, 40, 50 क्वेश्चन। तो आप नेक्स्ट क्लास में तैयार हो जाओ कि हाँ इस टॉपिक में मुझे ये डाउट आ रही है। अगली क्लास में आप आके हमसे डाउट पूछ सकते हो, सर आपने ये टॉपिक कराया, मुझे ये नहीं समझ आया, ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। 2-4 क्वेश्चन आप लेके आओ कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे लगे हाँ शायद मैंने ये किया, ये डिस्कस नहीं किया, इसलिए आपका ये टॉपिक छूट रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट करना होगा। चलो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेडिवल हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री। 5-6 बच्चे नए हैं, तो मैं क्विकली फिर से एक रिकैप करता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था, अगर आप लोग जानते हो, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टडी की कन्वीनियंट के लिए किया गया। हम टाइम को एक्चुअली डिवाइड नहीं कर सकते। टाइम इज अ फ्लो, एक फ्लो है, जैसे रिवर है, नदी है, फ्लो है। अगर आपने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो नदी रही नहीं। तो टाइम एक फ्लो हो रहा है, हम उसको अपनी स्टडी की कन्वीनियंट के लिए ब्रेक करते हैं। इंडियन हिस्ट्री को भी हमने यही किया है। एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ तक है इंडिया का, किसी को पता है? इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ पे एंड होती है, कहाँ से मेडिवल स्टार्ट होता है? दिल्ली सल्तनत तक एंशिएंट है। तो सबसे पहले एंशिएंट की स्टार्टिंग हो जाती है पैलेंथिक एज से, जो आप लोगों ने सुना होगा, पाषाण काल या स्टोन एज, तब से लेके, और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड्स इन 747 AD। 747 AD में होता है।
अब एक टर्म आ रहा है एडी, एक आपको मिलेगा एडी और एक मिलेगा बीसी। इसे पता है ये क्या होता है? जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ये दो टर्म हमें मिलता है, क्या होता है? हाँ, हम लोग रफली इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ भी कहते हैं। सिंपली हमको ये समझना है कि क्राइस्ट के जन्म से पहले जो चीजें हुई उसको हम लोग बीसी कहते हैं, और क्राइस्ट के बाद जो चीजें हुआ वो एडी कहते हैं। अभी जैसे 2023 चल रहा है, वी ऑल आर इन 2023, हम लोग 2023 में चल रहे हैं। 2023 से पहले जो बैक की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो चलते चलते हम आ जाएंगे जीरो पे। 22, 20, 21, 19 ऐसे करके जगह पीछे जाएंगे जीरो। जीरो से पहले भी तो दुनिया में कुछ चीजें हुई होंगी। जो जीरो से पहले की चीजें हैं उसको कहते हैं बीसी। जैसे कोई घटना बताओ जो जीरो से पहले हुआ हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो आप लोगों ने हड़प्पा सुना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना है, आईबीसी सुना है, ये आज से 5000 साल पहले की घटना है और हम तो 2023 में है, मतलब बीसी 3000 साल पहले की घटना है। तो आईबीसी का टाइम क्या है? लगभग 3000 बीसी, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 3000 साल पहले। ठीक है, और कोई घटना बताओ जो जीरो से पहले। मौर्य एम्पायर, यस, मौर्य एम्पायर 332 ईस्वी बीसी में स्टैब्लिश हुआ। हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉट गोइंग टू वर्ल्ड हिस्ट्री राइट नाउ। हम सिर्फ इंडिया में, मेसोपोटामिया है, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है। हम सिर्फ इंडिया की घटना अगर आपसे पूछे, मौर्य एम्पायर हो गया। मौर्य एम्पायर से पहले आपने कुछ सुना होगा वैदिक एज, जहाँ पे वेदांत लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये 1500 बीसी के आसपास की घटना है। आप लोगों ने सुना होगा गौतम बुद्ध का नाम, सुना है? गौतम बुद्ध 600 बीसी की घटना है। आप लोगों ने सुना होगा महावीर जैन का नाम, ये सब बीसी की घटना है, जीरो से पहले की घटना। तो जीरो से पहले की घटना को इंडिकेट करने के लिए क्या मार्क करते हैं? बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, और बाद की घटना एडी, बाद की घटना भी हम लोग और डिस्कस करेंगे। यहाँ से 647 एडी में इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो खत्म हो गई। ऐसा क्या हुआ? 47 की क्यों ऐसा क्या हुआ? 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ होती है। एक हर्षवर्धन राजा था एंशिएंट हिस्ट्री में, नाम सुना है? वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन, उनकी मृत्यु होती है 647 एडी में, और तब से मान लिया जाता है इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया। ऐसा क्यों? हर्षवर्धन से ही क्यों? हर्षवर्धन से भी पहले राजा हुआ, मौर्य डायनेस्टी में कई राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, अशोक हुआ है, बिंबिसार हुआ है, गुप्ता डायनेस्टी में कई सारे राजा हुए, चंद्रगुप्त हुआ है, समुद्रगुप्त हुआ है, कुमारगुप्त हुआ है, बुद्धगुप्त हुआ है, किसी और से क्यों नहीं? एक्चुअली होता क्या है, हम ये जो डिवीजन किए हैं ना, ये एंशिएंट की, मेडिवल की और मॉडर्न की, इसका बेसिस ये है कि इस टाइम तक की सारी सामाजिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, ये सब एक जैसी थी, और यहाँ के बाद समाज में परिवर्तन हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, सारी चीजों में एक चेंज देखने को मिलता है, समाज में, राजनीति में, आर्थिक नीति में, ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन, सब कुछ यहाँ पे अलग तरह का। तो इसको आप मेडिवल मान लिए। मेडिवल के बाद जो मॉडर्न में आते हैं तो फिर से यहाँ से सारी चीजें चेंज होगी, राजनीतिक व्यवस्था चेंज होगी, सामाजिक व्यवस्था चेंज होगी। तो जहाँ से कुछ चेंज दिखता है वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा एंशिएंट है, ये मेडिवल है। तो यहाँ की घटनाएं मैंने 2, 3, 4 बताई आपको। आईबीसी हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया, देन बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। यहीं पे आपको मिलेगा 16 महाजनपदार्थ, नाम सुना है? उसके बाद आपको मिलेगा मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद एक छोटे-छोटे को डायनेस्टी, कालवा डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, लिविड, देन आपको मिलेगा गुप्ता डायनेस्टी। अब गुप्ता के बाद मिलेगा वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हो जाती है लगभग। उसके बाद आते हैं मेडिवल। मेडिवल के 2 पार्ट, एक है अर्ली मेडिवल और एक है लेट मेडिवल। अर्ली मेडिवल का टाइम है
7th सेंचुरी। अब एक टर्म आ रहा है सेंचुरी। सेंचुरी जानते हो आप लोग क्या होता है? हम लोग 2023 में हैं, कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st चल रहा है, 20th चल रहा है, 20वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी। तुम लोग 20वीं शताब्दी के हो कि 21वीं शताब्दी के? 21वीं शताब्दी। यस। तो होता क्या है सेंचुरी? 2001 से लेके 2099 तक ये 21st सेंचुरी है। और थी है 2001 से हम लोग 2023 में, जब हम लोग 99 में पहुंच जाएंगे, सब लोग पहुंचेंगे 99 में? नहीं, अगर पहुंचेंगे तो 99 के बाद जो आएगा तो वो सेंचुरी बदल जाएगा। ठीक है? तो हमने कहा यहाँ पे 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी का मतलब हो गया 601 से लेके आगे तक। तो यहाँ से 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक, 12वीं शताब्दी तक अर्ली मेडिवल का टाइम, अर्ली मेडिवल ऑफ हिस्ट्री। अर्ली मेडिवल की 2-3 घटनाएं इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक करेंगे ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। ठीक है? क्या है त्रिकोणीय संघर्ष? 1 मिनट समझ लो, फिर हम आगे चलेंगे। ये है कन्नौज, ये है बंगाल, ये है राजस्थान और ये है महाराष्ट्र। ठीक है? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। हर्षवर्धन से पहले इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था मगध डायनेस्टी और उसकी राजधानी थी पटना या पाटलिपुत्र। ठीक है? हर्षवर्धन के आने के बाद पाटलिपुत्र का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो गया और किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई? कन्नौज। ठीक है? अब कन्नौज ही इंडिया के पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया। ये माना जाने लगा कि जो राजा कन्नौज को जीत लेगा वो सबसे पावरफुल माना जाएगा। उस टाइम इंडिया में 3 बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी रूल कर रही थी। एक बंगाल में जो थी पाल डायनेस्टी, एक राजस्थान में जो थी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार कहते हैं इसको, और तीसरी थी महाराष्ट्र में जो थी राष्ट्रकूटा। ये 3 डायनेस्टी इंपॉर्टेंट इंडिया में रूल कर रही है। बंगाल में पाल डायनेस्टी, राजस्थान का मतलब है दिल्ली के आसपास का एरिया, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार थे और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटा थे। अब इन तीनों में संघर्ष होने लगा, लड़ाई होने लगी इसको कैप्चर करने के लिए कन्नौज। इसी को कहते हैं ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। ये अगर आप देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना? ट्रायंगल जानते हो आप लोग ना, जिसमें 4 साइड होते हैं। तो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट होती है। ये त्रिकोणीय संघर्ष इंडियन हिस्ट्री में 200 साल चलता है और 200 साल में लड़ते लड़ते तीनों डायनेस्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद वहां पे दूसरी, तो हम लोग इसमें एक पढ़ेंगे ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। समझ आ गया ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? त्रिकोणीय संघर्ष है कन्नौज को लेके और तीनों में डिटेल उसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनी। सुना है किसी ने? महमूद गजनवी के बारे में। क्या सुना उनके बारे में? He invaded India 17 times, 17 बार इंडिया पे आक्रमण किया। सोमनाथ का आक्रमण सबसे फेमस है। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, उस मंदिर को लूटा था उसने, महमूद गजनी ने। उससे बहुत लोग इंस्पायर्ड भी होते हैं। वो जब कंटिन्यू 17 बार आक्रमण कर सकता है तो हम 2-3 बार में ही क्यों थक रहे हैं? Why will not we try again and again? तो महमूद गजनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का नाम सुना है? मोहम्मद गौरी में 2 इंसिडेंट पढ़ेंगे। बैटल ऑफ तराइन का प्रथम युद्ध और दो तराइन की लड़ाई हुई है, प्रथम एंड द्वितीय वॉर। प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई है? बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच। पहले में मोहम्मद गौरी हार गए थे, दूसरे में जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान को मार गए। ये इंसिडेंट हम यही पढ़ेंगे। ठीक है? अर्ली में मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? अब लेटर मेडिवल स्टार्ट हो जाता है 12th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी। जो लेटर मेडिवल का टाइम है वो 12वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक का है। इसमें जो इंपॉर्टेंट 2 घटनाएं हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत है और दूसरा है मुगल डायनेस्टी।
जो हम लेटर मुगल में पढ़ेंगे, लेटर मेडिवल में दो घटनाएं, दो इंसिडेंट, दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हैं, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सब ये सब सुना है ना, सबको पता है ये सब। ये हम यहाँ पढ़ेंगे। और लास्ट जब यहाँ पे लोधी डायनेस्टी है 1526 ईस्वी में, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। इब्राहिम लोधी हार जाएगा और बाबर इंडिया में नई डायनेस्टी की स्टार्टिंग करेगा, दैट विल बी मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगल डायनेस्टी आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक होगा, सुना होगा मुगल डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और दैट। तो यहाँ से हम लोग मुगल डायनेस्टी करेंगे। मुगल डायनेस्टी एंड होता है 1857 में। कहाँ पे? 1857 की क्रांति के बाद मुगल डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफर, ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम इंडिया, उसको इंडिया से निकाल दिया जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कुछ के बताओ, वो मुगल डायनेस्टी जिसे ब्रिटिशर्स ने पहले परमिशन मांगा था, मुझे थोड़ी सी एरिया दे दो, ट्रेड कर रहे, वही ब्रिटिश, वही ईस्ट इंडिया कंपनी उस डायनेस्टी के राजा को इंडिया से निकालते, देश से निकालते। ठीक है, तो ये 1857 यहाँ पे मुगल डायनेस्टी एंड हो जाएगी और मॉडर्न डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बताया था मॉडर्न डायनेस्टी की स्टार्टिंग लगभग 1757 से मानना चाहिए था। ठीक है, और 1857 ही लोग मानते। यहाँ से मॉडर्न डायनेस्टी इंडिया की स्टार्ट होगी। एक रफली नेक्स्ट एक टाइम टेबल मैंने आपको बताया हिस्ट्री की। जो हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था 1857 की क्रांति, इससे पहले मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था। किसी को याद है सब? किसी ने रिवाइज किया मेरे नोट्स को अच्छे से? मैं पूछूं से कुछ क्वेश्चंस? आर यू रेडी? बिना नोट्स देखे बताना, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। वेरी गुड। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? नोट्स नहीं देखना है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? अगर आपको गलती से नोट्स दिख जाए तो फिर आपको नहीं बोलना। मॉरली देन यू शुड नॉट स्पीक। अगर आपको याद है देन फाइन, गलती से नोट्स देख लिया, गलती से पलट के ही देखा तो फिर आपको नहीं बोलना चाहिए। या बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। किसके बीच हुआ था? यस, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, सब्सिडी अलायंस लेके कौन आया था? Who was the गवर्नर जनरल who brought? लॉर्ड डलहौजी नहीं लाया। सब्सिडी अलायंस लाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इट शोज, और मेरी क्लास शायद बहुत दिनों बाद हो रही है। पिछले 1-2 संडे को, लास्ट संडे क्लास मैंने शेड्यूल की थी बट आई वाज नॉट वेल, तो कैंसिल हो गई थी क्लास। उससे पहले संडे भी हम नहीं आए थे, शायद उससे पहले भी नहीं आया था। ये शायद ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मेरी क्लास हो रही है। देख के तो नहीं बता रहे। गुड। तो लॉर्ड वेलेस्ली, मोबाइल तो लाए होगे ना? नहीं, आज नहीं चेक करेंगे मोबाइल। तो लॉर्ड वेलेस्ली वो द गवर्नर जनरल हु ब्रॉट सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस क्या था सबको पता है ना? उसके क्लॉजेस पता है ना? कितनी चालाकी से उसने किया। को which was the first Indian state who signed subsidiary alliance? Which was the first Indian state? फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन था जिसने सबसिडी अलायंस साइन किया था? यस, एग्जैक्टली। निजाम ऑफ हैदराबाद ने साइन किया था 1798 में।
और 1798 में ही सबसिडियरी अलायंस लेके वेलेस्ली आए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। किस किस स्टेट को कैप्चर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में? झांसी। 5 स्टेट का नाम बताना। Why I'm asking, मेरा ये मतलब नहीं है कि आपका हम नॉलेज टेस्ट करें, सिर्फ ये बताने का कि आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया मेरे नोट्स, आपने पलट के भी नहीं देखा है। किसी ने क्वेश्चन किया इस टॉपिक पे कि देखो अर्ली मेडिवल पे जरा अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चंस करके देखते हैं। किसी ने क्वेश्चन टॉपिक ऐड करी? नहीं। तो होगा क्या, अभी तो एक क्लास हुई है, 4, 5, 7, 10 क्लास के बाद वो नोट्स इतना मोटा हो जाएगा कि देखने का मन ही नहीं करेगा। फैक्ट्स इतने ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे आपके पास कि फिर आपको रिवाइज करने का मन नहीं करेगा। तो जो भी हम करते हैं कराते हैं उसको प्लीज कंसोलिडेट करते जाओ। मेरी क्लास वीकली होगी, हो सकता है वीकली ना हो, 15 दिन पे हो जाए, तो उस नोट्स को आप कंसोलिडेट करते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ, दोबारा उसमें ना जाना पड़ेगा। चलो, तो हमने 2-3 चीज बताई थी। सबसे पहले मैंने बताई थी कि इंडिया की खोज कब हुई थी? इंडिया के सी रूट की खोज कब हुई थी? किसने की थी? कब की थी? 1498। मैंने बताया था 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की सी रूट की खोज की। ये लास्ट टाइम बताए थे हम। उसके बाद ये किस कंट्री का था वास्को डी गामा? वास्को डी गामा किस कंट्री? He was a Portuguese. ये पोर्चुगीज। इसके बाद कई सारे यूरोपियन कंट्रीज पोर्चुगीज को देखने के बाद कई सारे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए। पोर्चुगीज लोग जो आए इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में सेटल हुए, पोर्चुगीज इधर सेटल हो गए। ठीक है, आज भी अगर आप जाओगे गोवा में तो आपको बहुत सारे पोर्चुगीज वहां पे मिलेंगे, पुर्तगाली लोग मिलेंगे। तो ये यहाँ पे सेटल हो गए। पोर्चुगीज को देखने के बाद इंडिया में डच लोग आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए और सब इंडिया में आए थे ट्रेड करने के। क्या करने? ट्रेड करने। ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ट्रेड करने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ये कंपनी बनी थी 1600 ईस्वी। ठीक है, 1600 ईस्वी में इंडिया का राजा था अकबर। कौन था? अकबर का टाइम है 1556 से लेके 1605 तक। ही वाज द राजा ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है यूरोप में। देखो, ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के बाद एंड इंडिया वाज हैविंग वेरी स्ट्रांग रूलर लाइक अकबर, बहुत पावरफुल राजा था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आप इंडिया में ट्रेड कर लें, छोटी सी जगह दे दो, लेट मी ट्रेड, लेट अस अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया। रिक्वेस्ट कर रहा है, वो अपने एम्बेसडर को भेज रहा है अकबर की कोर्ट में कि जाओ रिक्वेस्ट करो। एक बार रिजेक्ट कर दिया, 2 बार रिजेक्ट कर दिया, कंटिन्यूअसली दे आर सेंडिंग द एम्बेसडर कि जाके रिक्वेस्ट करो। ठीक है, बाद में जहांगीर ने अलाउ कर दिया। अकबर का बेटा था जहांगीर। 1615 ईस्वी में थॉमस लो आते हैं एम्बेसडर बन के, उनको ये अलाउ कर देते हैं कि आप जाओ सूरत में थोड़ी सी जगह ले लो और ट्रेड लो, जाओ। खुश मेहरबानी कर दी, दया कर दी, किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और वही ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 में रिक्वेस्ट कर रहा है, छोटी सी जगह मांग रहा है, और 1857 में वही ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी इसी वंश के राजा को, डायनेस्टी के राजा को, कि तुमको हम इंडिया में नहीं रहने देंगे, इंडिया छोड़ के बाहर जाओ। यही होता है ना। 1857 में यही ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी इसी वंश के राजा को, बहादुर शाह जफर जो है राजा, वो इसी मुगल डायनेस्टी का है जिसका अकबर है, जहांगीर है। 1857 में कहेगा कि नाउ यू आर नॉट अलाउड टू लिव इन इंडिया, यू विल नॉट बी अलाउड टू लिव इन इंडिया। वो जो रहते थे लाल किले में, कहा कि तुमको लाल किले में भी नहीं रहने देंगे, तुम किराए का रूम लेके जाके रहो। अब बाद में इस राजा को इंडिया से ही निकाल देंगे। ऐसा क्या हुआ इंडिया में? कितने, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 200 साल में क्या हो गया ऐसा? तो यही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, जब देखेंगे कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बढ़ने लगेगी और मुगल डायनेस्टी की पावर घटने लगेगी। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, थोड़ा सा किया था। इसमें दो तीन घटनाएं इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ बताया था आपको पहले कि जब इंडिया में ये सारे यूरोपियन कंट्रीज आ गए तो इंडिया के ट्रेड को लेके में कंपटीशन स्टार्ट हुआ। इंडिया से जो ट्रेड था इट वाज वेरी वेरी बेनिफिशियल, बहुत फायदेमंद था। कितना फायदा था मैंने बताया था कि वास्को डी गामा जब आया था अपनी जहाज लेके और वो इंडिया से जब वापस गया था, मैंने बताया था ये सब ना, ये इसका रूट था। देखो ऐसे आया था, ऐसे आया था वास्को। तो जब ये पुर्तगाल से अपनी जहाज लेके आया था उसको 6 महीना 7 बार लगे थे, एक दिन में नहीं आ गया था। लेकिन बहुत टफ रूट है ये, पूरे अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके, इंडियन ओशियन को क्रॉस करके यहाँ आया था। वापस जब यहाँ से गया था तो कहते हैं कि इसको आने जाने का जितना खर्चा था उससे 65 गुना ज्यादा, 65 टाइम्स ज्यादा यहाँ से जब वो इंडिया से वापस गया था तो अपने जहाज में स्पाइसेस, मसाले लेके गया और उन मसालों को जब वो यूरोप में बेचा तो सारे खर्चे काट के 65 गुना ज्यादा का प्रॉफिट हुआ वास्को डी गामा। मतलब अगर उसके आने जाने का खर्चा मान लो 1 करोड़ रुपए हुआ होगा तो 65 करोड़ का उसको फायदा हो गया एक बार। इसको देख के यूरोप के सारे कंट्रीज इंडिया से ट्रेड के लिए आने लगे। अब इनमें आपस में कंपटीशन स्टार्ट हुआ और इस कंपटीशन में फाइनली सारी कंट्री हार गई और ब्रिटेन जीत गई। ये सारे कंट्रीज इंडिया से चले गए। ठीक है, डच लोग इंडोनेशिया चले गए, फ्रांस वापस चले गए, फ्रांस में लास्ट तक लड़ाई होती नहीं पर चले गए। पोर्चुगीज इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में सेटल हो गए और पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। तो एक तो सारे यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स हट गए, हार गए उनसे, और दूसरा इंडिया में भी कई ऐसी घटनाएं हुई, एक के बाद एक इंडिया के सारे पावरफुल डायनेस्टी खत्म होती चली गई। जो ब्रिटिशर्स को रोक सकता था दे ऑल गॉट पेरिश्ड एंड फाइनली इंडिया में ब्रिटिशर्स बचे जिनको रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने 2-3 डायनेस्टी का नाम बताया था। 1700 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में, 1761 में किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। मराठा एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी था इस टाइम यहाँ पे, लेकिन वो भी 1761 में हार गई है। ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस की मैंने तीसरी लड़ाई बताई होगी इंडिया में, जिसको थर्ड कर्नाटक बैटल कहते हैं या बैटल ऑफ वोल्डिवोश कहते हैं, 1763 में हुई है। यहाँ पे फ्रांस भी हार गई है। अब ब्रिटेन को हराने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे फ्रांस भी हार गई है, या मराठा हार गए हैं, मराठा खाली, फ्रांस खाली, तो पूरा इंडिया लगभग। और 1764 में अभी आपने वो बताया बैटल ऑफ बक्सर हुई है, बक्सर की लड़ाई हुई है। और बक्सर की लड़ाई में इंडिया की 3 कंबाइंड आर्मी, मुगल डायनेस्टी, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, कंबाइंडली हार चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी से। बंगाल का नवाब मैंने बताया था लास्ट टाइम, बंगाल का मतलब हो गया आज का बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का असम, आज का बिहार, इतना बड़ा एरिया हार चुका है। मुगल डायनेस्टी का मतलब हो गया एंटायर नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, राजस्थान सब मिला के। अवध का मतलब हो गया एंटायर यूपी, उत्तराखंड वाला ये एरिया। ये कंबाइंड आर्मी हार चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी से बैटल ऑफ बक्सर। तो 1764 में ये हार गए, 63 में फ्रांस हार के चले गए, 61 में मराठा हार गए हैं, वो खत्म हो चुकी है। इंडिया में कोई बचा ही नहीं जो ब्रिटिशर्स को रोक सके। अब ब्रिटिशर्स की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे, तो अब यहाँ से देख रहे इस टाइम से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे 1798 में सब्सिडियरी अलायंस आता है। सब्सिडियरी अलायंस के फीचर मैंने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। सहायक संधि व्यवस्था, इससे कई सारे इंडियन राजाओं ने
ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली, उनको अपना बॉस मान लिया और उनके अंडर काम करने के लिए तैयार हो गए। कई सारे इंडियन रूलर राजा उनके अंडर आ गए। इसके बाद 1848 में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी लेके आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी कई इंडियन स्टेट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अब बहुत बड़ा इंडियन स्टेट उनके अंडर आ गया। इस पिछले लगभग 100 साल के शासन में, जो 1757-60 के आसपास स्टार्ट होता है, से लेके 1857 तक की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हुई इंडियन लोगों को, किसान को, जमींदार को, राजाओं को। इन लोगों को लगा कि हमको रिवोल्ट करना चाहिए। पहले भी रिवोल्ट हुए, कई रिवोल्ट हुए, छोटे छोटे स्तर पे हुए हैं, उनको आसानी से दबा दिया जाता था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम एक कंसोलिडेटेड कोऑर्डिनेटेड रिवोल्ट 1857 में स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? उनकी गलत नीतियों के कारण। जो हमारे इंडिया के लोगों ने 100 साल में उनकी गलत नीतियों का परिणाम भुगता था, उसके कारण इन लोगों ने पार्टी 1857 में बड़ी क्रांति की। हेडिंग डालो 1857 की क्रांति। आप लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में सुना है? करंट की प्रिपरेशन के लिए प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग? कौन सी? हाँ, कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लो, ठीक है? कोई भी एक कर दो, हिंदू कर लो, टाइम्स ऑफ इंडिया कर लो, इंडियन एक्सप्रेस कर लो, बट रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी नहीं। हिंदी पढ़ते हो तो जागरूक। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ो। डेली 5-10 मिनट न्यूज देख लो। वैसे न्यूज चैनल को आज तक बहुत अच्छे आपके लिए देखने वाले, ठीक है? और एक मंथली मैगजीन प्रिस्क्राइब करो, कोई भी प्रतियोगिता दर्पण कर लो, कोई भी मैगजीन कर लो, ठीक है? तो आप 2 काम जरूर करेंगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और मैगजीन एक मस्ट। कितने लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? आज पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर? डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? कितने बच्चे डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे? न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ही नहीं है। मेरे बार बार कहने के बाद भी नहीं पढ़ रहे। आदत आप प्लीज स्टार्ट कर दो एंड टेक इट वेरी सीरियसली। आई यूज्ड टू से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए न्यूज़पेपर एक ऑक्सीजन की तरह है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से कई फायदे होंगे। प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम टुडे, ठीक है? की क्रांति अब 1857 क्रांति का 2-3 नाम है, ठीक है? और कुछ लोग इसको कहते हैं, प्लीज बातें नहीं करो। कुछ लोग इसको कहते हैं कि सिपाही विद्रोह था, सिपाही म्यूटिनी था। This सिपाही is actually the word सिपाही, ये सिपाही का विद्रोह था, ठीक है? और ये ब्रिटिशर्स लोग कहते हैं। ये 1857 की क्रांति जो थी
वो एक्चुअली कोई क्रांति नहीं थी, ये सिर्फ सिपाहियों द्वारा किया गया एक छोटा सा विद्रोह। ये ब्रिटिशर्स का वर्जन है। वो सिपाही को सही से सिपाही प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, they were calling it सिपाही। सिपाही म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब होता है विद्रोह। कुछ लोग कहते हैं ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस और कुछ लोग इसे भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई ये पहली लड़ाई। पहला सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी, SEPOI, सिपाही, ब्रिटिशर्स लोग सिपाही कहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी, कोई क्रांति नहीं थी, ये सिपाहियों के द्वारा किया गया एक छोटा सा विद्रोह। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजाद कराने के लिए इंडिया की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी। और कुछ लोगों ने इसे कहा सिंपली रिवोल्ट ऑफ 1857। अब थोड़ा सा एक दो लाइन समझ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस पूरी लड़ाई को, इस पूरी क्रांति के इंपॉर्टेंस को कम किया जाए, इसको छोटा सा विद्रोह दिखाया जाए। तो पूरी रिवोल्ट की इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए उन्होंने इसको कहा कि ये सिर्फ सिपाही विद्रोह, जबकि एक्चुअली जब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी देखेंगे ये सिपाही विद्रोह से बहुत आगे था। सिर्फ सिपाहियों ने विद्रोह नहीं किया था, राजाओं ने भी किया था, ठीक है, लोकल लोग भी जुड़े हुए थे रिवोल्ट से। तो दिस शुड नॉट बी कॉल्ड ओनली अ सिपाही विक्ट्री, इट वाज मच अहेड, मच मोर देन द सिपाही विक्ट्री। सिपाही विद्रोह से बहुत आगे की लड़ाई की है, पहली चीज। तो ये तो गलत है सरासर। तो क्या इसको इंडिया की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहनी चाहिए? हम लोग देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे जब, तो आपको बताएंगे कि इस लड़ाई में आप देखोगे इस लड़ाई का जो मेन सेंटर था बंगाल से स्टार्ट हुआ था। बंगाल में मंगल पांडे वाला इंसिडेंट हुआ था। मंगल पांडे का इंसिडेंट बंगाल में हुआ था। स्टार्टिंग मेरठ से हुई थी। मेरठ जेल में कैदियों ने रिवोल्ट किया था सबसे पहले। तो मेरठ, मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद ग्वालियर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आरा, बरेली, ये सारे सेंटर है। बस एक दो और होगा बस। इसमें कहीं भी सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया का नाम मैंने नहीं लिया, इन्वॉल्व भी नहीं था। तो क्या ये पूरे इंडिया की लड़ाई थी क्या? नहीं थी। और उसमें भी जो आप देखोगे सब लोग जुड़ेंगे लड़ाई से वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। नोबडी वाज फाइटिंग फॉर इंडिया, कोई पूरे इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा है। झांसी की रानी अगर लड़ रही थी तो किस लिए लड़ रही थी? झांसी के लिए। नाना साहब लड़ रहे, किस लिए लड़ रहे हैं? उनका पेंशन रोक दिया गया है उसके लिए। अवध क्यों लड़ रहा है? अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास, सॉरी 1856 में एनेक्स कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया है। तो ऑल दीज रूलर्स आर फाइटिंग फॉर देयर पर्सनल कॉजेस, अपने पर्सनल कारण से लड़ रहे हैं। क्या इसको पूरे इंडिया की लड़ाई कहना सही होगा? As I think नहीं, it will not be a complete truth, ठीक है। तो ये इंडियन वर्जन है, इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखा है। तो इस 1857 की क्रांति को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए और ग्लोरीफाई करने के लिए इसको 1857 की क्रांति को इंडिया की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कहा गया है, ठीक है। तो आई डोंट एग्री विद दिस कंप्लीटली, इट इज अप टू यू। अगर आप चाहें तो एग्री कर सकते हैं, आपका होगा। फाइनली एक है कि सिंपली इसको 1857 की क्रांति कहना चाहिए, ना ही सिर्फ सिपाही विद्रोह, ना ही इंडिया की लड़ाई की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। सिंपली इट शुड बी कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आई एग्री विद दिस, ये ठीक है, ये बीच का है, ना ही छोटा इसको मिनिमाइज कर रहा है इसकी इंपॉर्टेंस को, ना ही ओवर ग्लोरीफाई कर रहा है। 1857 इज फाइन। ये इसका नेचर हो गया, मैंने आपको नेचर बताया वॉर का। अब हम आते हैं 1857 की क्रांति के दो चीज, हम तीन चीज देखेंगे, कारण, इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। तो पहला लिखो 1857 के विद्रोह के कारण। ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये था नेचर, प्रकृति क्या था। आप तीनों नाम चाहो तो लिख लो। 1857 की क्रांति की प्रकृति या नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तीनों नाम लिख लो।
सिपाही बिजली, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। और जहां पे आपने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लिखा है, डैश दे के लिख दीजिए वीडी सावरकर। वीडी सावरकर आपने जहां पे लिखा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डैश वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नाम सुना है ये? वीडी सावरकर का नाम नहीं सुना है? नहीं सुना है मतलब आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो ना, आप न्यूज़ सुन रहे हो। हाँ, 10-15 दिन न्यूज़ में आते रहते हैं। कौन है? कौन है वीडी सावरकर? हाँ, इनको काला पानी की सजा हुई थी, ठीक है? और राहुल गांधी इस पे बीच बीच में बोलते रहते हैं। बीजेपी भाजपा वाले वीडी सावरकर को अपना आइकन मानते हैं, बहुत बड़ा नेता मानते हैं, और कांग्रेस वाले तो प्रेसिडेंटसन चलता है। तो 1857 की क्रांति को इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से वीडी सावरकर की बुक है लिखी हुई है इन्होंने। नाउ अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के हम कारण देख रहे हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉजेस, क्यों हुआ, ठीक है? कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके कारणों को 3-4 हेडिंग में, 5 हेडिंग में डिवाइड किया गया है, ठीक है? सब हेडिंग। पहला है पॉलिटिकल कारण, इसके राजनीतिक कारण क्या था? पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है? दूसरा है इकोनॉमिक कॉजेस, तीसरा है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, नेक्स्ट है मिलिट्री कॉजेस, और एक और हम बना देते हैं इमीडिएट कॉजेस, या इसको मिलिट्री में भी रख सकते थे बट एक इमीडिएट। ये 5 सब हेडिंग है जिसके अंदर हम लोग सारे कारणों को देखेंगे 1857 की क्रांति के क्या कारण है। पहला लिखा पॉलिटिकल कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, मिलिट्री सैनिक कारण, और इमीडिएट तत्कालीन क्या कारण। अब पॉलिटिकल कारण में जो 3-4 इंसिडेंट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंसल्ट ऑफ आप दिखाई दे रहे पीछे वाला गेट भी खोल दो, वो तो उधर से भी हवा आएगी। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग, गर्मी तो नहीं लग रही? पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण में पहला इंसल्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का इंसल्ट, ठीक है? ये बहादुर शाह जफर थे कौन? अभी मैंने इनका नाम लिया था, बताया था, द लास्ट मुगल एम्परर। तो इनके बारे में लिख लो, जहां पे आपने लिखा इंसल्ट ऑफ बहादुर शाह जफर, तो यहाँ पे लिख लो लास्ट, तो आपको याद रहेगा मुगल एम्परर। ये भारत में मुगल वंश के आखिरी राजा मुगल एम्परर। तो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाएगा, वो द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, ठीक है? या वो द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मुगल, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक? इसी में इनका इंसल्ट क्या किया था इन्होंने? इंसल्ट ये किया था, इनसे कहा गया था कि अब आप लाल किला में नहीं रहेंगे, अब आप लाल किला छोड़ दीजिए और आप दिल्ली के साउथ में मेहरौली करके एक जगह जहां कुतुब मीनार है, वहां पे आप रेंटेड हाउस पे रहेंगे। एक देश के राजा से कहा जा रहा है कि महल छोड़ दो और तुम किराए के मकान में जाके रहो,
तो ये इनका इंसल्ट था। और कहा गया था कि बहादुर शाह जफर के बाद जो अगला राजा होगा वो राजा का टाइटल यूज नहीं कर सकता। ठीक है, टाइटल भी इनसे छीन ली गई, घर भी छीन लिया गया। तो ये इनका इंसल्ट था और इनके इंसल्ट को पूरे इंडियंस ने अपना इंसल्ट माना। ठीक, दूसरा है इंसल्ट ऑफ नाना साहब। इंसल्ट ऑफ नाना साहब, ये कौन थे नाना साहब, किसके नाना थे? नाम सुना नाना साहब का? ये किसके नाना थे? He was the adopted son of Tipu Sultan. टीपू सुल्तान। यस, ये मराठा थे। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे। टीपू सुल्तान के बारे में मैंने लास्ट में बताया था, एंग्लो मैसूर वॉर बताया था। टीपू सुल्तान के 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में डेथ हुई थी। ठीक है, ये ही वाज इसके बारे में लिखिए, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव II। ये पेशवा बाजीराव II जो मराठा पेशवा थे, इनका अडॉप्टेड सन नाना साहब। और ये 1815 से 1815 से 1815 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। 1815 में तृतीय एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। तब से इनको महाराष्ट्र से निकाल दिया गया था, मराठा एरिया से निकाल दिया गया था। वो एग्जाइल, और इनको एग्जाइल करके कहां भेज दिया गया था नाना साहब को? प्रयागराज। प्रयागराज नहीं, कानपुर। यस, कानपुर। इनको एग्जाइल करके कानपुर भेज दिया गया था। तो ये कानपुर में रहे। कानपुर गए हो आप लोग? कहां गए कानपुर? वाटर पार्क गए? वाटर पार्क के जस्ट बगल में 500 मीटर या 1 किलोमीटर के रेंज में नाना साहब का पूरा पैलेस बना हुआ। नहीं गया मुझे, पता ही नहीं कर। तो वो बिठूर एरिया है। आई एम फ्रॉम कानपुर ओनली। पूरा बिठूर एरिया है वो। ठीक है, वहीं पे वाटर पार्क है। वाटर पार्क से जस्ट 1 किलोमीटर के आगे पूरा बिठूर एरिया में नाना साहब का पैलेस बना हुआ है। तो वहां से इनको 1815 में एग्जाइल कर दिया गया। वो सेंट टू कानपुर। ये माना गया कि ये मराठा में रहेंगे, महाराष्ट्र एरिया में रहेंगे, तो बार बार रिवोल्ट करते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाइयां होती है। इनको एग्जाइल, और एग्जाइल करके इनको पेंशन दिया गया कि आपको हम पेंशन देंगे, आप कानपुर में रहिए, शांति से रहिए, लड़ाई वड़ाई से दूर रहिए और पेंशन से गुजारा करिए। इस टाइम तक आते आते 1857 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने इनकी पेंशन बंद कर दी। 1815 से जो पेंशन चल रहा था वो बंद कर दिया। He felt insulted. इनको भी लगा मेरा इंसल्ट हुआ है, मराठा का इंसल्ट हुआ है। तो he also decided to fight war against the Britishers. ये समझ आ गया? Okay. Next, तीसरा पॉइंट लिखिए, subsidiary alliance. Subsidiary alliance. ये अभी हमने बताया subsidiary alliance क्या था। हिंदी में इसको कहते हैं सहायक संधि व्यवस्था। सहायक संधि व्यवस्था, ठीक है, डैश देके लिख लो, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 डैश निजाम ऑफ हैदराबाद। ये हम शॉर्ट में लिखा रहे हैं, बता चुके हैं निजाम ऑफ हैदराबाद। इसका क्या मतलब है निजाम ऑफ हैदराबाद का? The first state to sign it. Yes, आप लिख लो हैदराबाद, आप लिख रहे हो, पहला इंडियन स्टेट जिसने सबसिडियरी अलायंस पे साइन किया था। The first Indian state to sign subsidiary alliance was Nizam of Hyderabad. Done? तो इसमें देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए। सबसिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था जो लेके आए थे, 1798 में आया था। और पहला इंडियन स्टेट जिसने सबसिडियरी अलायंस पे साइन किया था वो हैदराबाद था। अगला कारण है पॉलिटिकल कारण में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, फिर से सुन लो, कुछ बच्चे नए हैं।
डॉक्टर ऑफ लैब्स था, जिसको हिंदी में कहते हैं गोद हरण की नीति। ठीक है, इसके अंदर क्या था, अगर कोई इंडियन राजा जिसका अपना बेटा नहीं था, अगर वो किसी को अडॉप्ट करता है, गोद लेता है, तो adopted son was not allowed to inherit the property of father, was not allowed to inherit the dynasty. Adopted राजा का सारा संस्कार उनका कर सकता है, लेकिन वो अगला राजा नहीं बनेगा। उस राजा का जितना भी एरिया है, एम्पायर, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लैप्स कर जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। अगर राजा है, उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसका राज्य किसमें मिल जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, ये बात समझ आई? तो उस टाइम इंडिया में बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनका बेटा नहीं था, तो वो नाराज हो गए ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी से कि मेरे बाद मेरा राज्य ब्रिटिशर्स कंपनी का पार्ट बन जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बन जाएगा, मेरा जो अडॉप्टेड सन है, जिसको मैंने गोद लिया है बेटे को, वो राजा नहीं बन पाएगा। तो मेनी इंडियन स्टेट गॉट एंग्री विद ब्रिटिशर्स एंड दे थॉट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बेटी की तो बात ही नहीं, बेटी को तो वैसे भी इंडिया में इनहेरिट किया ही नहीं जाता था। बेटी को तो अभी तक, कुछ साल पहले तक फादर की प्रॉपर्टी का राइट ही नहीं था, अब हो गया। ओके, तो इंडिया में चूंकि वी हैव द पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो फादर की प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस बेटे को माना जाता है। ये समझ आ गया? इसमें कुछ स्टेट का नाम लिख, एक दो तीन पॉइंट पहले लिखो। सबसे पहले लिखो लॉर्ड डलहौजी। कौन लेके आया था ये? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कुछ इंडियन स्टेट्स के नाम लिखो जिसने साइन किया था, जिसको कैप्चर किया गया था। सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर। इन स्टेट को डॉक्टर ऑफ लैब्स में कैप्चर कर लिया गया। सो दे ऑल वर एंग्री विद द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, annexation of Awadh। अगला पॉलिटिकल कारण या राजनीतिक कारण है 1856 में अवध को कैप्चर कर लेना, एनेक्स कर लेना। किस प्रिटेक्स्ट पे किया गया था, क्या कारण दिया गया था अवध को कैप्चर करने का? मिस एडमिनिस्ट्रेशन। यस, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन कि राजा कैपेबल नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए इनएफिशिएंट है। और दिस ग्राउंड अवध वाज कैप्चर्ड इन 1856 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अवध भी नाराज हो गया, अवध के लोग नाराज हो गए। ये सारे राजनीतिक कारण थे 1857 की क्रांति के। समझ आ गया? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की सारा उसमें तो हो गया। हाँ, अवध बाद में इसमें और कैप्चर ही कर लिया था, एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856। अच्छा, ये जो अवध था, ये 1765 से ब्रिटिशर्स का इलाका माना जाता था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और अवध के नवाब के बीच। तब से ये माना जाता था कि अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कैप्चर किया, ये माना गया कि दोस्त के साथ विश्वासघात किया गया है, हम ब्रिटिशर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, उस पे विश्वास नहीं कर सकते। तो ऑल द पीपल बिकेम एंग्री एंड दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। दूसरा, बहुत सारे उस टाइम इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो अवध एरिया के थे, तो वो सभी नाराज हो गए एंड दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। गर्मी लग रही है क्या? जल्दी से करो तो डॉक्टर, ये लिख लिया सारे पॉइंट्स। सेकेंड, इकोनॉमिक कारण में एक दो कारण लिख लो। पहला लिखो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज कॉटेज इंडस्ट्री। डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज।
में जो कॉटेज इंडस्ट्री क्या था, घर घर में लोग कुछ चीजें बनाते थे, स्पेशली कपड़े बनाते थे। इंडिया में उस टाइम लोग अपने घर में चरखा चला के कपड़े बनाते, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते थे। हर घर में इंडिया में लोग खेती के साथ साथ घर में छोटी छोटी चीजें बना के बेचते थे, जिससे उनका इनकम होता था और फैमिली चलता था। इंडिया के कपड़े इतने अच्छे क्वालिटी के होते थे कि कहा जाता है कि पूरे यूरोप में इंडियन कपड़ों का सप्लाई होता था। ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, ये लड़ने के लिए जो ब्रिटेन का कैप्टन गया था, उस ब्रिटेन के कैप्टन के जहाज में जो झंडा लगा हुआ था वो इंडिया के बने हुए कपड़े का था। इस टाइम ब्रिटेन के हर घर में जो कर्टेन होता है, पर्दा लगा होता है, टेबल क्लॉथ होता है, लोग हैंकी यूज करते हैं, सब इंडिया के कपड़े का था। इंडिया का कपड़ा घर घर में ब्रिटेन में यूज हो रहा था। इससे पूरे यूरोप का लगभग यही हाल था। पूरे वर्ल्ड मार्केट में इंडियन कपड़े का व्यापार 50% से ज्यादा इंडिया का था। इसी टाइम यूरोप में क्या हुआ, ब्रिटेन में स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आया और औद्योगिक क्रांति में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी वहां पे और ज्यादातर फैक्ट्रियां कपड़ों की लगी थी। किसकी? आप लोगों ने ब्रिटेन के 2-3 जगह का नाम सुना होगा। मैनचेस्टर नाम सुना है, लिवरपूल, लीड्स, ये सारे जगह कपड़ों के व्यापार के लिए फेमस है, कपड़ों की फैक्ट्रियों के लिए फेमस है। तो अब ब्रिटेन में कपड़े की व्यापार स्टार्ट हो गया, फैक्ट्रियों में बनने लगे। उससे पहले इंडिया के घर में बन के कपड़े जाते थे, तो इंडिया के घरों में बने हुए कपड़े का कंपटीशन किससे स्टार्ट हुआ? ब्रिटेन के फैक्ट्रियों के कपड़े से। ठीक है, अब दोनों जगह रूल कौन कर रहा है? इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का रूल है, यूरोप में भी, ब्रिटेन में भी है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, जो कपड़ा इंडिया से जाता था, जो कपड़ा इंडिया से जाता था ब्रिटेन की तरफ, उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाते, टैरिफ लगाते। तब इंडिया का कपड़ा ब्रिटेन में जाने पे या यूरोप में जाने पे बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, टैक्सेस लगा दिए। और ब्रिटेन की फैक्ट्री से बनके जो कपड़े इंडिया आते थे उसमें जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। तो ब्रिटेन के कपड़े इंडिया में सस्ते बिकने लगे। ध्यान से सुनना एक चीज, ब्रिटेन के कपड़े इंडिया में सस्ते आने लगे, सस्ते बिकने लगे। और अगर दो चीजें, एक हैंडमेड है और एक फैक्ट्री, अगर एक हैंडमेड है और एक फैक्ट्री मेड है, महंगा कौन सा होता है? हैंडमेड या फैक्ट्री मेड? हैंडमेड। तो इंडिया वाले तो हैंडमेड बना रहे, घर में बना रहे, और ब्रिटेन में फैक्ट्री में बन के, बल्क में बन के आ रहा है। तो इंडिया के कपड़े महंगे हो गए, इंडिया में भी, यूरोप में भी, और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बने हुए कपड़े सस्ते आने लगे इंडियन मार्केट में भी। तो धीरे 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 इंडिया का जो कॉटेज इंडस्ट्री था, जो लोग घरों में कपड़े बनाते थे, वो खरीदने वाला कोई नहीं बचा और धीरे धीरे लोगों ने कपड़े बनाने बंद कर दिए। अब इंडिया ने, ध्यान से सुनना, पहले इंडिया कपड़ा बेचता था, यूरोप में कपड़ा बना के बेचता था। अब हमारे कपड़े बिकना बंद हो गया। अब हम क्या बेचेंगे? रॉ मटेरियल बेचेंगे, कॉटन हम बेचने लगे। उनको तो चाहिए, ब्रिटेन वालों को, उनको अपने फैक्ट्रियों को चलाने के लिए इंडिया का कॉटन चाहिए, इंडिया से इंडिगो चाहिए। तो अब इंडिया से वो रॉ मटेरियल खरीद के ले जाते थे, अपने फैक्ट्रियों में बल्क में कपड़े बनाते थे और ला के हाई रेट पे, ज्यादा रेट पे इंडिया में बेचते थे। इंडिया से सस्ते में रॉ मटेरियल जाने लगा और महंगा, यूरोप में, ब्रिटेन में बना हुआ महंगा कपड़ा इंडिया में बन के आने लगा। इंडियन लोग खरीदने लगे, इंडिया का पैसा ब्रिटेन जाने लगा। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट होता है। इंडिया के सारे पैसे किधर जाने लगे? ब्रिटेन की तरफ। तो ये, इससे ये बहुत बड़ा कारण था इंडिया में गरीबी का। लोग खेती करते थे, खेती के साथ साथ घरों में छोटी छोटी चीजें बनाते थे, जिससे उनका इनकम होता था और फैमिली वीवर हैप्पी। मुगल्स का टाइम में इंडियन की कंडीशन ठीक ठाक, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद कॉटन इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन, और जानबूझ के उन्होंने किया, तो दे वांटेड टू मेक इंडिया द मार्केट ऑफ देयर फिनिश्ड गुड्स एंड दे वांटेड टू मेक इंडिया द सेलर ऑफ रॉ मटेरियल। इससे रॉ मटेरियल इंडिया से मिले और फाइनेंस गुड हमारा यहाँ सेल। एक कारण। दूसरा कारण लिख लो, हाई लैंड रेवेन्यू। अब चूंकि लैंड भी उनके अंडर में था, दे स्टार्टेड टेकिंग वेरी हाई लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। हाई लैंड रेवेन्यू, बहुत ज्यादा जमीन से टैक्स लेना, ठीक है।
अब अगला कारण लिखो, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज में 1-2 पॉइंट लिख लो। ऐसे पहला पॉइंट लिखो, बैनिंग ऑफ सती। बैनिंग ऑफ सती। सती क्या था जानते हो हम लोग? क्या था सती? यस यस, बैनिंग ऑफ सती में आप एक डेट लिख लो। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये गवर्नर जनरल थे इंडिया में उस टाइम, और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, बहुत सारी इंडिया में अच्छी चीजें लेके आए हैं ये, ठीक है। उसमें एक था सती को बैन करना। ये बैन सती, सती क्या था सबको पता है? क्या होता था सती? हाँ, हस्बैंड के डेथ के बाद हस्बैंड के डेड बॉडी के साथ वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को डेड बॉडी से जिंदा जला। और डोंट फॉरगेट, इंडिया में उस टाइम पॉलीगैमी चल रही थी, एक आदमी कई शादियां करता था, ठीक है। एक हस्बैंड 4-4, 5-5 शादियां करता था। पता चला कि हस्बैंड की एज है 70 साल, उसने शादी कर ली, 10, 12, 15 साल की लड़की से शादी करी। जो 75, 80 साल का है, 1-2 साल में तो जाएगा, मर गया। 10, 12, 15 साल की वाइफ है, साथ में जलाया जा रहा है। एक साथ में 4-4, 5-5 वाइफ को जलाया जा रहा है। वॉज इट ए गुड प्रैक्टिस? सही था ये? गलत था, इनह्यूमन प्रैक्टिस था। तो इसको बैन किया गया। तो बैन करने से जो अच्छा हुआ, तो हम लोग रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं? सेंटिमेंट। जो हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जो ऑर्थोडॉक्स, इनको लगा ये हमारे धर्म पे अटैक है, ये हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए, धर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने सती सिस्टम को बैन किया। तो दे गॉट ऑफेंडेड, दे गॉट एंग्री एंड दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। बैनिंग ऑफ सती एक कारण था। दूसरा लिखो, रिलीजियस कन्वर्जन। रिलीजियस कन्वर्जन, इस टाइम इंडिया में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिव थे, अभी भी हैं। क्या रिलीजियस कन्वर्जन अभी होता है कि नहीं होता है? कन्वर्जन जानते हो आप लोग ना, धर्म परिवर्तन कराना, अभी भी होता है क्या? कहाँ होता है? केरल साइड में, यूपी साइड में नहीं होता। यूपी में भी होता है, हर जगह है, ये चल रहा है अभी भी, ठीक है। इलीगली है, इलीगल है, बट अभी भी हो रहा है। गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को धन के नाम पे, धन का लालच देके, घर का लालच देके, खाना, कपड़े, इस सब का लालच देके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस टाइम बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिव थे इंडिया में, एंड दे वर कन्वर्टिंग पुअर पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी। तो लोगों को लगा कि हमारे धर्म को बर्बाद करने का एक तरीका है, तो दे गॉट एंग्री विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिख लो, विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट 1856। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। जो विधवा है, जो विडो है, उनको दूसरी शादी करने का अधिकार दिया जाए। ये तो अच्छा एक्ट था, ये भी अच्छा एक्ट था। जिस सती को बैन किया, उसके बाद ये विधवा की दोबारा शादी करा दो। इसको भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू ने ऑफेंड फील किया, एंड दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। हाँ, ये लॉर्ड डलहौजी नहीं करना है। लॉर्ड डलहौजी 1856 तक। यहीं पे लिख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में इंडिया में इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। इंडिया में अंग्रेजी इंट्रोड्यूस हुआ, इससे पहले अंग्रेजी नहीं थी इंडिया में। अंग्रेजी आने से ये भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। कैसे अंग्रेजी से रिवोल्ट कैसे हुआ? अंग्रेजी आने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, इंग्लिश के आने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, we Indians started communicating with each other.
अभी भी अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप पूरे इंडिया में जाके पूरे इंडियन से बात नहीं कर सकते, उनकी बातों को नहीं समझ सकते। आप साउथ जाइए प्रॉब्लम होगी, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप साउथ के लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में भी बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश प्रोवाइडेड अस अ कॉमन लैंग्वेज। प्लीज बातें मत करो। इंग्लिश प्रोवाइडेड अस अ कॉमन लैंग्वेज। अंग्रेजी ने हमें क्या दिया? एक कॉमन लैंग्वेज दिया। और कॉमन लैंग्वेज से हमने ये जाना कि मेरी जो परेशानी है, मेरी जो समस्या है, वही तो तुम्हारी भी है। तुम्हें भी ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे हैं, तुम्हें भी कर रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं। जब तक अंग्रेजी नहीं थी हमें पता ही नहीं था तुम्हारी क्या परेशानी, क्योंकि हम तुम बात ही नहीं कर सकते थे। साउथ की लैंग्वेज हम जानते नहीं थे, हमारी लैंग्वेज साउथ वाले नहीं जानते। तो इंग्लिश प्रोवाइडेड अस अ कॉमन लैंग्वेज। विद दिस वी स्टार्टेड नोइंग द फीलिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ ईच अदर। वी गॉट यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, यहीं पे आप एक लिख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। इसी टाइम इंडिया में 1853 में पहली रेल चली, मुंबई टू थाने। कहाँ पे? मुंबई टू थाने। ये 53 किलोमीटर की लाइन थी जो मुंबई से थाने चलाई गई थी। क्यों चलाया गया रेल इंडिया में? क्या रेल इसलिए नहीं चलाया गया कि इंडियंस को एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी हो जाए? इसलिए नहीं चलाया गया कि इंडियंस को आसानी हो जाए एक जगह दूसरे जगह जाने में। वो अपने फायदे के लिए उन्होंने रेल चलाया। मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था। मान लो इलाहाबाद इज वेरी फेमस फॉर अमरूद, है ना? और ब्रिटिशर्स को इलाहाबाद का अमरूद अच्छा लगे, उनको अमरूद खाना है। तो अब वो इलाहाबाद से अमरूद लेके ब्रिटेन जाएंगे। अब इलाहाबाद में नहीं, हवाई जहाज में डाल के तो नहीं ले जाएंगे अमरूद, यहाँ से वो सी पोर्ट तक लेके जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अमरूद का। ऐसे कई सारे कमोडिटीज वो ले जाते थे, ट्रेड करते थे। तो अब इलाहाबाद से उनको सी पोर्ट तक ले जाने के लिए रेलवे लाइन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? रेलवे लाइन बना दिया, प्रयागराज को कनेक्ट कर दिया कलकत्ता रेलवे लाइन से। अब यहाँ से सारा अमरूद कलकत्ता ले गए ट्रेन में भर के, वहाँ पे शिप में डाला और लेके चले गए ब्रिटेन। तो अपनी ट्रेड के लिए उन्होंने क्या किया? इंडिया में रेलवे लाइन स्टार्ट कराया। पहली रेलवे लाइन मुंबई टू थाने थी 1853 में लॉर्ड डालहौजी के टाइम। ठीक है, इसका हमें क्या फायदा? हमें जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गया, एक चीज। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, ट्रेन में एक साथ अपर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के लोग एक ही बर्थ पे बैठ के ट्रैवल करने लगे। पहले ये बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, छुआछूत, ऊंच जाति, नीच जाति, थी नहीं है? आज भी है क्या? आज भी है? आज भी है? नहीं है? जाति प्रॉब्लम आज भी है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चूंकि अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम कानपुर रहा हूँ, उस टाइम 2-4 साल दिल्ली रहा हूँ, 4-5 साल से इलाहाबाद में हूँ। मैंने जितनी जाति की प्रॉब्लम इलाहाबाद में देखी है, कानपुर में इतनी नहीं है, दिल्ली में इतनी नहीं है। मुझे यहाँ ज़्यादा देखने को मिला, आई डोंट नो व्हाई। आप लोगों ने कभी फील किया क्या? यहाँ मुझे दिखा, ठीक है, डेली दिखता है। तो एक साथ जब अपर कास्ट लोअर कास्ट के लोग ट्रैवल करने लगे, उनमें अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम जो थी वो धीरे धीरे खत्म हुई, वो एक दूसरे के करीब आए। ठीक है, और जब वो यूनाइट हुए, हमारा फाइट ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल। पहले हम लोग आपस में लड़ते थे, तुम नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति के हो, तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, लगता है। ठीक है, ये 4-5 कारण लिख लो। देन लास्ट कारण है मिलिट्री कारण एंड इमीडिएट कारण। ठीक है, इमीडिएट ये मिलिट्री से ही रिलेटेड है। आप मिलिट्री कारण में 1-2 कारण लिख लो। पहला लिख लो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। एक ये एक्ट था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किया था। इसके अकॉर्डिंग किसी भी इंडियन सोल्जर्स को, किसी भी भारतीय सेना को लड़ने के लिए दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता था। अगेन आई एम रिपीटिंग,
Under General Service Enlistment Act, any Indian soldiers could be sent anywhere in the world to fight war. और उस टाइम ब्रिटेन की पूरी दुनिया में साम्राज्य था। ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन के अंडर में था, अमेरिका भी ब्रिटेन के अंडर में था, न्यूजीलैंड था, श्रीलंका था, सारी कंट्रीज आप देखो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सब ब्रिटेन के अंडर में था। तो पूरी दुनिया में ब्रिटेन की का साम्राज्य था। जब साम्राज्य मान ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी, पूरी अफ्रीका है, तो रिवोल्ट भी हर जगह होंगे, हर जगह विद्रोह होगा। अब पता चला अफ्रीका में विद्रोह हो गया, लड़ने के लिए इंडियन आर्मी को भेज दिया, इंडिया से सेनाएं जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में विद्रोह हो गया, उसको दबाने के लिए इंडिया से आर्मी जा रही है। अमेरिका में हुआ, इंडिया से आर्मी जा रही है। तो इसकी दो प्रॉब्लम, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी या जब मैं अमेरिका कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बोथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएसए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की थी क्या थी, इंडिया में समुद्र को क्रॉस करना टैबू माना जाता था। इफ यू आर क्रॉसिंग द सी यू विल लूज योर कास्ट एंड रिलीजन। आज तो अच्छा माना जाता है, विदेश घूम के आते हो, बट उस टाइम ये माना जाता था अगर आपने समुद्र पार कर ली तो आपकी जाति चली जाएगी, आपको समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इट वॉज अ टैबू। तो सारे सैनिकों लगा कि ये तो हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, हम विदेश क्यों जाएंगे लड़ने तुम्हारे लिए। एक चीज। और दूसरी, पहले क्या होता था, विदेश जाने पे सैनिकों को विदेशी भत्ता मिलता था, सैलरी बढ़ जाती थी। उन्होंने इसको भी बंद कर दिया। इस दो से ये लोग नाराज थे। दूसरा, आर्मी की दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स की सैलरी में डिफरेंस है। अगर एक ही पोस्ट पे इंडियन सोल्जर है और ब्रिटिश सोल्जर्स है तो ब्रिटिश सोल्जर्स की सैलरी काफी ज्यादा थी, इंडियन की कम। तीसरी प्रॉब्लम ये थी, इंडियन सोल्जर्स का प्रमोशन नहीं होता था। एक रैंक था सूबेदार, सूबेदार से ऊपर कितना भी टैलेंटेड इंडियन सोल्जर्स, उसका प्रमोशन नहीं होता। ये सारे मिलिट्री कारण थे जिसके कारण डिवोर्ट हुए। लास्ट में है इमीडिएट कारण, ये आप लोगों को पता होगा, सुना होगा। क्या था ये? यस, इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या नाम था राइफल का? इंट्रोडक्शन ऑफ रॉयल एनफील्ड राइफल।